देखिए बाबू ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज आपका 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 बराबर 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिए छोटू, कह रहा है पहली संख्या, ध्यान दो सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या कितना है 657 और HCF दिया हुआ है HCF 9। तो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एंड एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट? समझो बाबू, पहली संख्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, HCF है 9 और एलसीएम है व्हाट? एलसीएम ज्ञात करना है इसका। ठीक है, एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बताया थे आप लोग को सूत्र हम, ठीक है, क्या बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। हो जाएगा ना? या एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका नहीं दिया हुआ है तो जो का त्यों लिख देते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 9 लिख दिए। पहली संख्या आपका क्या है 306, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या है 657 ना। तो बोलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। 9 इधर गुना में है तो हम लोग जानते हैं कि गुना में रहता है, इधर लेके आते हैं तो भागा में हो जाता है, यानी 9। ठीक है, कटा देंगे बाबू, कट जाएगा। देखिए 963 9 27 ना, 9 27 की शाखा से 2 963 2 65 73 बार में, यानी एलसीएम बराबर 306 गुने 73 आएगा। जो गुना करके आंसर हो जाएगा, जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम निकल गया। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम दे दिया 9। एलसीएम निकालने के लिए दे रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए दे रहा है तो बाबू ध्यान दीजिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम तो नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम जो का त्यों छोड़ दिए, और एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ के नीचे 9 रख दिए। पहली संख्या के नीचे पहली संख्या, दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या। 9 इधर गुना में है, इधर आके भागा में हो जाता है। तो जो नियम होता है, गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में, जोड़ में रहेगा तो घटाव में, घटाव में रहेगा तो जोड़ में। ठीक है, तो ये गुना में इधर आके भागा में हो गया, कट गया। अब दोनों को गुना करके जो आएगा वही आपका एलसीएम में आंसर होगा। उतार लीजिए जल्दी। इसीलिए तो जगह छोड़े हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए बाबू एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो अंक 0 पर समाप्त होता है, जो अंक 0 पर समाप्त होता है उसका आभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 5 जरूरी है कि आता है। जो अंक 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या? जिसका इकाई अंक 0 हो। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है?
वैसी संख्या जिसका इकाई अंक जीरो, जिसका इकाई अंक क्या हो, जीरो, उसी को बोला जाता है जीरो पर समाप्त। तो जीरो पर समाप्त जो संख्या होगा उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में जरूरी है कि होगा। जैसे मान लीजिए कि 30 है, तो 30 है तो देखिए जीरो पर समाप्त है ना, तो इसका अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 3 गुने 2 गुने 5 आएगा। देखिए 2 और 5 आया ना। अगर आप 50 भी रखिएगा, 50 भी, तो 5 गुने 2 गुने 5 आएगा ही आएगा, 50.5 होगा ना, अभी ना 50 होगा, यानी 2 गुने 5 के रूप में जरूरी है कि आएगा। आप कोई भी अंक रखिए, 80 रखिए, चलिए 80 रख रहे हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ना, 8 5 40, 40 25 40 दूनी 80 ना। तो देखिए आया ना 2 और 5 के रूप में, आया कि नहीं आया। अब 100 भी आप रखिए, 100 भी यदि आप रखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 तब ना 100 होगा। तो देखिए एगो गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में आया कि नहीं आया। यानी जो संख्या जीरो पर समाप्त होता है उसका एक अभाज्य गुणनखंड, उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में जरूर होता है। ठीक है, तो अब जांच करना है कि क्या 6 के पावर n जो संख्या है जीरो पर समाप्त हो सकता है। लिखेंगे कि चूंकि माना कि 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त होता है, मान ली होता है, लिखेंगे कि चूंकि जीरो पर समाप्त होने वाली या होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में अवश्य होता है ना। जीरो पर जो संख्या समाप्त होता है उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 होता है, जैसा भी करके दिखाया भी हम बहुत सारा। ठीक है, इसीलिए 6 के पावर n का यदि गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 3 के पावर n आ जाएगा ना। इधर बोलिए 5 है, 2 तो है, 5 है नहीं ना है। लेकिन चूंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, नहीं ना है। 6 के अगर हम गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 आया, 2 गुने 5 आया नहीं आया ना। तो लिखे क्या कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता, ऊपर जो माने हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त होती है। अतः यानी हमारा माना हुआ गलत है, जिसके हम ऊपर माने कि जीरो पर समाप्त होता है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि 2 गुने 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं आ रहा है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n पर 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होता है। प्रूव। देखिए बाबू, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। क्या कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त होता है। अगर होता है तो जांच कीजिए, सत्यापित कीजिए, और नहीं भी होता है तो सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लिए कि माना कि 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त होता है, मान लिए। तो जीरो पर जो समाप्त होता है ना
उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में जरूरी है कि होता है, जरूरी है कि होता है। जिसका इकाई अंक 0 होता है ना, उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 जरूर होता है। उसके पहले पूछो उसमें रहे, उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए इसमें 3 भी है ना, इसमें 3 भी है ना कि नहीं है, उसके उसमें कुछ हो रहा है, उससे मतलब नहीं। लेकिन 2 को अंक 2 और 5 जरूर रहेगा, यानी एगो 2 है एगो 5 जरूर है कि रहेगा। बाकी कई गो रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एगो जरूरी है कि रहेगा 2 और 5। तो 2 और 5 के रूप के अवश्य होता है। तो 6 के पावर n का, क्योंकि 6 के पावर n को साबित करना है ना, तो 6 के पावर n का गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 6 के पावर n का यदि हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 आएगा। पावर n क्यों कहते हैं, 2 गुने 3 किए, पावर n का n जो का देखिए तो 2 गुने 3 आया, 2 गुने 5 आया। तो हम बोले कि एगो 2 है एगो 5 जरूरी है कि आना चाहिए, बाकी कुछ हो उसका मतलब नहीं है। लेकिन एगो 2 है एगो 5 जरूर होना चाहिए। एगो 2 तो है 5 है, ये नहीं ना है। तो लिखिए क्या कि 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, नहीं ना 2 गुने 5 के रूप का। इसलिए हमारा मान्यता गलत है। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया पहले ही कि 0 पर समाप्त होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब मान्यता गलत है तो कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। अब कोई कहेगा काहे नहीं होता है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 गुने 5 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड होता तब तो कहते कि 0 पर समाप्त होगा, और यदि 2 गुने 5 के रूप का नहीं है तो डायरेक्टली एक ही लाइन में कहेंगे कि नहीं है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 होना आवश्यक है। एक गुना एगो कोई अभाज्य, जैसे कोई भी अंक बड़ा से बड़ा लीजिए ना, कोई अंक लीजिए, जैसे 20 लीजिए ना, 20, तो देखिए 2 गुने 5, देखिए एगो 2 गुने 5 के रूप में जरूर आ जाएगा। ठीक है, यानी अइबे करेगा, 2 गुने 5 के रूप में एगो अइबे करेगा, कंफर्म है। तो अबे जाके क्या होगा, वो बाबू शून्य पर समाप्त है, और नहीं आ रहा तो शून्य पर समाप्त नहीं है। तो देखिए नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कह देंगे कि शून्य पर समाप्त नहीं है। उतार लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, लड़का हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जानना होगा क्या बाबू की भाज्य संख्या क्या है, किसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें स्वयं और एक से केवल भागा लगता है, यानी एक और खुद से भागा जिसमें लगे उसको अभाज्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। और जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यानी जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी भागा लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो वही कह रहा है व्याख्या करने के इसमें 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यही ना है क्वेश्चन, यही ना है आपका। देखिए तो बाबू इसको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है क्या कि भाज्य संख्या है। इसको क्या सिद्ध करना है, भाज्य संख्या है। लिखेंगे, देखिए दोनों में क्या है, 13 13 को कॉमन लेते हैं तो 7 गुनी 11 प्लस 1 बन जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की वो संख्या और ये 13 है, तो इसमें से कॉमन लिए, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से क्या किए, कॉमन लिए 13, आईफोन में से कॉमन ले लिए 13, निकल गया। तो एक में खाली 2 अंक बच गया, 7 गुने 11 बच गया ना, क्योंकि 13 को तो बाहर निकाल दिए। अब प्लस यहाँ 13 है, इसको बाहर ये निकाल दिए तो 1 ना खाली बचल है, 1 बच गया। और ध्यान देना बाबू, और इसमें देखिए 5 है,
7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 का प्लस 1। 5 को बाहर निकाल दिए क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 को बाहर निकाल दिए और इसमें से 5 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा 7 6 4 3 2 1। देखिए 7 6 4 3 2 1 और इसमें 5 था, इसको बाहर निकाल दिए तो 1 बचा है, 1 बचा है। आप कहिएगा कि सर इसमें से 5 निकाल दिए तो 0 ना बचेगा, नहीं गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। जैसे 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तब ना 5 आएगा, ठीक है। अब बात ध्यान दीजिए, 13 11 77 प्लस 1 और 5 गुना कीजिए, इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 को 24, 24 में 6 से गुना कीजिए कितना होगा 144, 144 में 7 से गुणा कीजिए कितना आ रहा है करके बताइए जल्दी। 3 दूनी 6 6 का 24, 24 44 से 144, 144 में 7 से गुणा कीजिए कितना आ रहा है 144 में 7 से गुणा कीजिए कितना आ रहा है 144 में 7 से गुणा कीजिए 1008। आप प्लस 1 जो हम कहते हैं वाला, ठीक है। तो 13 गुने क्या हो जाएगा 78, 13 गुने 78 और 5 गुने 1009, 77 में जोड़िएगा 78 हो जाएगा, 1008 में जोड़िएगा 1009 हो जाएगा। अब ध्यान देना बाबू, 13 गुने 78 से जो संख्या प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगा वह 13 और 78 से विभाजित भी होगा, विभाजित होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं 2 गुने 3 है, ध्यान दो थोड़ा सा समझिएगा, 2 गुने 3 है तो इससे जो संख्या प्राप्त होगा 6, देखिए 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब जैसे मान लेते हैं 7 गुने 2 प्राप्त क्या हुआ 14, तो 14 जो संख्या है 7 से भी कट जाएगा और 2 से भी कटेगा, अपने आप से तो कटने करेगा, 7 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। वही लिखे हैं 13 गुने 78 से जो संख्या प्राप्त होगा वह 13 और 78 से क्या होगा विभाजित होगा, यानी 13 और 78 से भी कट जाएगा। तथा 5 गुने 1009 से जो संख्या प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगा वह 5 और 1009 से भी 1009 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, 13 गुने 78 से जो संख्या प्राप्त होगा वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा और जो संख्या आएगा वो अपने आप में तो कटबे करेगा, तो 3 को इसका गुणनफल हो गया। 5 गुने 1009 से जो संख्या प्राप्त होगा, जैसे समझने के लिए 5 गुने 1009 से प्राप्त हुआ 5045 हुआ ना, तो 5045 5 से भी कट जाएगा, भागा लग जाएगा। अब 5045 में 1009 से भी भागा देंगे तो कट जाएगा, 1009 से 5045 5 बार भागा देंगे, 5 बार गुना करेंगे, 1009 में 5 बार गुना करेंगे तो 545 आ जाएगा। अब 5 से भागा इसमें देंगे तो 1009 बार में कट जाएगा, यानी 545 जो प्राप्त हुआ वो 5 से भी कट रहा है और 1009 से भी कट रहा है, तो एक से अधिक उसका हुआ ना गुणनखंड, एक से अधिक उसका गुणनखंड हुआ ना। जैसे क्या भाज्य संख्या का क्या होता है, नियम भाज्य संख्या का क्या होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से भी कट सकता है, तो स्वयं से तो कटबे करेगा, एक से तो कटबे करेगा, इसके अलावा ये दोनों से भी कट रहा है ना। उसी तरह से इसमें भी जो प्राप्त होगा उस स्वयं से तो कटबे करेगा, एक से भी कटेगा, लेकिन ये दोनों से कट जाएगा ना। इसीलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। प्रूव हो गया, भाज्य संख्या है।